ये जो टॉपिक आज डिस्कस होगा प्रोजेक्टाइल के बाद, मोशन इन टू डायमेंशन का एक और पार्ट है। तो मोशन इन टू डायमेंशन में मतलब मोशन इन अ प्लेन में अभी हम लोग का एक टॉपिक डिस्कस तो हो चुका है काइनेमेटिक्स के टाइम पर। वेक्टर का जब रेट ऑफ चेंज डिस्कस किया था उसी टाइम पर डिस्कस हुआ था। तो मेनली इसमें ना सर्कुलर मोशन वाला टॉपिक यूज करेंगे आज। सर्कुलर मोशन में अगर एक प्लेन पर बॉडी का जो ट्रेजेक्टरी है वो सर्किल है, पैराबोला की जगह सर्किल है, तो इसके क्या कंसेप्ट्स हैं और इसमें हमको किस तरीके की इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट है ये डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार रिकॉल बस आपको ये कराऊंगा सर्कुलर मोशन का जो चैप्टर था, रिव्यू, बिकॉज डिटेल में तो हम लोगों ने पहले कर ही रखा है। तो मैंने पीछे आपसे एक डिस्कशन ये किया था रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी ट्रेजेक्टरी एक सर्किल है, तो उसमें ये डिस्कस हुआ था आपसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर वाला जो आर्टिकल था ना, उसमें वेक्टर का जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था आपको उस टाइम पर, तो ये डिस्कस किया गया था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा होता है तो नंबर वन तो उसकी वेलोसिटी की बात की जाती है, तो वो हमेशा अलोंग टेंजेंट आता है, वेलोसिटी की वैल्यू अलोंग टेंजेंट। और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में हम लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा को। ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओमेगा ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। ओमेगा दैट मीन्स एंगुलर स्पीड, और हम लोग ज्यादातर चीजों को ओमेगा के फॉर्म में ही रखते हैं। और इस टेंजेंशियल वेलोसिटी में और इस ओमेगा में और रेडियस जो है सर्किल का, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी v और ये ओमेगा, इनके बीच एक वेक्टर फॉर्म का रिलेशन भी है और एक स्केलर फॉर्म। मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर हमको याद दिलाएं आपको, तो ये एक रिलेशन डेवलप किया था हम लोगों ने, v इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस जो उसका रेडियस वेक्टर है r वेक्टर। कैपिटल R या स्मॉल r कुछ भी लिख लें आप, इसको स्मॉल r कर देते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था और ये भी बताया गया था कि जो ओमेगा होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा, ओमेगा को एक वेक्टर क्वांटिटी कहा गया था और ये कहा गया था कि इसकी डायरेक्शन जो लोगे आप वो हमेशा सर्किल की प्लेन के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल जो भी होगा। तो ये टॉपिक से ध्यान रखना, बहुत बेसिक लेवल से चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक लेवल से चलो। तो मोशन इन अ प्लेन तो वैसे ही यूज किया गया है, तो जिस प्लेन में सर्किल होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलरली ओमेगा की डायरेक्शन होती है, जो कि राइट हैंड रूल से आप निकाल लेते हो। यहाँ पर राइट हैंड जो रूल है उसके हिसाब से, मतलब इस फिगर में अगर आप देखोगे ना, जो फिगर सामने चल रही है इसमें ओमेगा किस तरफ होगा इन दिस फिगर। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहे हैं यहाँ पर, जो ओमेगा दिखाया है इसके हिसाब से, तो क्योंकि ये सर्किल हमने इस पेपर पे बना रखा है, हाँ जी सर, सर्किल इज ऑन दिस पेपर ना, तो जिस प्लेन पर सर्किल को ड्रॉ किया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर मींस ओमेगा या तो इस पेपर के परपेंडिकुलर होगा, और इस पेपर के परपेंडिकुलरली या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। तो वो आप ओमेगा से चेक कर लो। ओमेगा अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो राइट हैंड फिंगर्स को जब हम ओमेगा के अकॉर्डिंगली अपना घुमाते जाएंगे, अपनी राइट हैंड फिंगर्स को ओमेगा के अकॉर्डिंग बंद करिए, थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो थंब की डायरेक्शन ओमेगा, हाँ बिल्कुल सही राघव। तो ओमेगा को आप कहोगे इस डायग्राम के लिए ओमेगा जो है वो हम लिखते हैं आउट ऑफ पेपर, यानी आउट ऑफ पेज होगा ये। आउट ऑफ पेज का मतलब ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन है। अगर मैं स्केच पेन रखूं तो ये ओमेगा की डायरेक्शन ये है। सो ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन ये, कुल मिलाकर के ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए। देखो ओमेगा वेक्टर और ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल, और ये जो r है रेडियस, तो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। r, ओमेगा और v, इन तीनों के बीच में हम 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हो मैथमेटिक्स में, ऑर्थोगोनल सिस्टम कहा जाता है जहां पर तीनों वेक्टर आपस में 90 डिग्री बन जाएंगे। तो ऑर्थोगोनल सिस्टम जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। उसके अलावा एक डिस्कशन ये भी हुआ था यार कि ओमेगा और वी को डिस्क्राइब किया गया था, मतलब एक रिवीजन टाइप कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर देंगे अभी।
कि अगर ये पार्टिकल सर्किल पर मूव करते वक्त कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ गया, मान लो, है ना, कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ गया, टी टाइम के अंदर उसने एक थीटा एंगल से, उसका जो रेडियस है, उसकी जो रेडियस आर है, वो थीटा एंगल से टर्न कर गई। रेडियस वेक्टर थीटा एंगल से अगर टर्न कर गया इन अ टाइम ऑफ टी सेकंड्स के अंदर, तो इस थीटा का जो डेरिवेटिव होगा, थीटा का डेरिवेटिव जब निकालते हो उसी को आप डिफाइन करते हो एंगुलर स्पीड ओमेगा डी थीटा बाई डी टी को। इसको कह देते हो कि ये उसकी एंगुलर स्पीड है। और देखिए, एंगुलर स्पीड ना हमेशा किसी लाइन की होती है यार, आपको बता दें, एंगुलर स्पीड की पार्टिकल का नहीं होता। ये जो एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इसको हम कहेंगे दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ आर वेक्टर। हमेशा एक लाइन का होता है ओमेगा, कभी भी एक पार्टिकल के लिए नहीं बोलते आप। पार्टिकल के लिए लीनियर स्पीड होती है। एंगुलर स्पीड जो डिफाइन किया जाता है वो हमेशा उस पार्टिकल के रेडियस वेक्टर के लिए होता है। ये जो रेडियस वेक्टर है, ये पर सेकंड कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, पर सेकंड यूनिट टाइम के अंदर कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, ये रेडियस वेक्टर, इसको आप ओमेगा कहोगे। ओमेगा इस लाइन के लिए होगा, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे भी अगर आप देखो ना, तो एंगल वर्ड जो होता है, एंगल इज ऑलवेज बिटवीन द टू लाइंस। तो जब एंगल की डेफिनेशन दो लाइनों के बीच में है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन भी लाइन के ही कंटेस्ट में होनी चाहिए। एक पॉइंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं बनता। ये जानते हो क्यों बता रहा हूँ आपको? देखो, एंगुलर वेलोसिटी एक लाइन की होती है, ये बात समझ लो आप एक एग्जांपल के थ्रू। हमने एक सर्किल लिया, उसका सेंटर पॉइंट है और उसके सरकमफ्रेंस पर एक ओ पॉइंट है। पॉइंट ओ सर्किल की सरकमफ्रेंस पर, सी जो है वो उसके सेंटर पर, सेंटर पॉइंट है, और हमारा पार्टिकल पी यहाँ पर है। तो अगर ये पार्टिकल पी इस तरीके से मोशन करे सर्किल पर, और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल पी मान लो यहाँ पर है, तो अगर हम इस पार्टिकल पी को, मतलब ये टाइम टी की बात कर रहे हैं, लोकेशन एट टाइम टी, तो लोकेशन एट टाइम टी पर पार्टिकल अगर यहाँ है और सेंटर से उसको हम मिलाएं, तो वो अपनी प्रीवियस लोकेशन से नई लोकेशन में, प्रीवियस लोकेशन यहाँ पर थी, न्यू लोकेशन उसकी यहाँ पर है, इस बीच में अगर ये मान लो थीटा एंगल से घूमा, तो वो ओ पॉइंट से अगर आप देखोगे ना, उसी पार्टिकल को अगर आप ओ पॉइंट से देखो, ओ पॉइंट से, तो एक मतलब एक तरीके से मैं सी को ना एक रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ। सी एक रेफरेंस पॉइंट 1 है और ओ एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर हम सेंटर से पार्टिकल को मिलाते हैं, तो ये लाइन अगर थीटा एंगल से टर्न हो रही है, तो वो लाइन जो कि सरकमफ्रेंस से पार्टिकल को जब कनेक्ट कर रही होगी, सरकमफ्रेंस से उस पार्टिकल को जो लाइन कनेक्ट करेगी, अब ये लाइन कितने एंगल से टर्न हुई होगी यहाँ पर? क्या यहाँ पर भी आप थीटा एंगल दिखाओगे या यहाँ पर कोई अलग एंगल बताओगे? अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल से टर्न कर रहे हैं, मतलब वो लाइन जो सेंटर को पार्टिकल से कनेक्ट कर रही है, अगर वो लाइन थीटा एंगल से टर्न हुई है, तो फिर वो लाइन जो सरकमफ्रेंस वाले पॉइंट ओ को और पार्टिकल पी को कनेक्ट कर रही है, वो कितने एंगल से यहाँ पर टर्न कर रही होगी? प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल यूज करिए, प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल वाला। तो ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो ना मैथ में, कि अगर ये एक आर्क है, हाँ जी, थीटा बाई 2 हो जाएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि ये आर्क अगर अपने सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड करेगा, तो सेम आर्क सरकमफ्रेंस पर जो एंगल सबटेंड होता है, वो आप कहते हो कि ये थीटा बाय 2 होता है। सेम आर्क सरकमफ्रेंस पर हाफ एंगल बनाता है। जानते हो इसका क्या मतलब हुआ? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपसे, कि एंगुलर वेलोसिटी कंसेप्चुअली आप समझो पहले, तो एंगुलर स्पीड क्या होता है। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी रिलेटिव टू पॉइंट सी, अब इस लाइन का मतलब समझो आप, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी रिलेटिव टू पॉइंट सी, इसका मतलब होता है कि लाइन पी और सी की एंगुलर वेलोसिटी, और अगर मैं इसका रेशियो फाइंड करूं विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेम पॉइंट पी रिलेटिव टू द पॉइंट ओ, तो इसका मतलब समझिएगा क्या है। पहला वाला क्या है कि पार्टिकल पी जब मोशन करेगा, पार्टिकल पी जब मूव करेगा, तो लाइन पीसी किस रेट पर अपना एंगल चेंज कर रहा है,
और यहाँ पर जब पार्टिकल पी मोशन कर रहा है तो उसका मतलब लाइन पी ओ किस रेट पर अपना एंगल चेंज कर रहा है। और इस डायग्राम के हिसाब से लाइन पी सी अगर थीटा एंगल से टर्न कर रही है तो लाइन पी ओ उसके हाफ एंगल से टर्न कर रही है सेम टाइम के अंदर। सेम टाइम के अंदर ये लाइन अगर थीटा एंगल से टर्न हुई है तो उतने ही टाइम के अंदर ये वाली लाइन थीटा बाई 2 से टर्न हो रही है विद इन द सेम टाइम। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये जो एंगुलर वेलोसिटीज होंगी इनका रेशियो बनेगा 2:1 का। या फिर जब आप ये कहते हो ना कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मतलब हम लोग जैसे न्यूमेरिकल्स में भी दिया होता है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो ये हम लोग को पता होना चाहिए, पहले से पता होना चाहिए कि ये ओमेगा पार्टिकल का कौन से पॉइंट के रिलेटिव है। तो मेरा यहाँ पर आंसर है, नॉर्मली हम ओमेगा को जब यूज करेंगे नॉर्मली, तो हम पार्टिकल का ओमेगा कंसीडर करते हैं रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ सर्कल, रिलेटिव टू सेंटर ऑफ सर्कल। अगर हम किसी और पॉइंट के रिलेटिवली उसका ओमेगा चेक करेंगे तो वो अलग आंसर आएगा। कहने का मतलब ये देखिए, ओमेगा अगर हम सेंटर के हिसाब से चलते हैं, मतलब रेफरेंस 1 ले अगर सेंटर को, तो ओमेगा की डेफिनेशन हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ एंगल थीटा। लेकिन अगर आप रेफरेंस 2 यानी कि पॉइंट ओ की बात करो तो हम ओमेगा की बात करेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा मुझे डी बाई डी टी ऑफ थीटा बाई 2, क्योंकि ओ के रिस्पेक्ट में थीटा बाई 2 एंगल से टर्न हो रहे हैं और सेंटर के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल से टर्न कर रहे हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट अब आप लोग बोलना यस और नो करके अगर आपको समझ आया कि क्या एंगुलर वेलोसिटी, हाँ जी शहर बाय डिफॉल्ट तो सेंटर होगा, बट मैं वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डज एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। आप इसके आंसर को क्या कहोगे, डज एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यस और नो के हिसाब से क्या आंसर देना चाहिए मुझे। एंगुलर वेलोसिटी, अगर इस एग्जांपल को समझो, और एंगुलर वेलोसिटी डज इट डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो आंसर एग्जांपल सामने है, दो मैंने रेफरेंस लिए हैं, दोनों के लिए अलग आंसर है ऑब्वियसली। तो आंसर है यस, एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्लियर। बाय डिफॉल्ट यानी कि अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट हम एंगुलर स्पीड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा रिलेटिव टू सेंटर ऑफ सर्कल, बाय डिफॉल्ट हम कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल के हिसाब से। बट वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है, रेफरेंस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन ये चीज ना रिजिड बॉडीज में नहीं होता, रिजिड बॉडीज में ये काम नहीं होता। रिजिड बॉडी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर आप एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हो। रिजिड बॉडीज का मतलब जब रोटेशनल मैकेनिक्स वाला टॉपिक आएगा तो फिर हम इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे, लेकिन तब आपसे ये कहा जाएगा कि ओमेगा जो है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता, तब आपसे ये कहा जाएगा, और उसका रीजन मैं वही रोटेशनल मैकेनिक्स में ही बताऊंगा आपको। अभी सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो वो सिंगल पार्टिकल है, एक सिंगल पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस केस में ओमेगा की वैल्यू सेंटर के रिस्पेक्ट में अलग है और सरकमफ्रेंस के पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग है। इनफैक्ट कोई और पॉइंट चूज करता है, मैं अब मैं वो मान लो दिखाऊं आपसे कि मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट पी चूज करता है, यहाँ पर कोई आर्बिट्री पॉइंट पी, रैंडम पॉइंट, तो उस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में जब आप, पी नहीं इसको कुछ और नाम देना पड़ेगा ना, इसको बी नाम दे देते हैं, उस बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल को अगर आप चेक करोगे तो नेचुरल सी बात है कि बी वाले रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग एंगल टर्न होंगे, सेंटर वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग एंगल, बी वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग एंगल, ओ वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में अलग एंगल। तो अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से अलग अलग ओमेगा बनेगा। ये आपका पहला पॉइंट इस चैप्टर के लिए हो गया। दूसरा पॉइंट, जो हम ये ओमेगा की बात करते हैं, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो उसमें हम ये वेलोसिटी किस चीज की निकालते हैं, फिर ये किस चीज की वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे ये कहते हैं ना कि v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, तो यहाँ पर ये v किस चीज की वेलोसिटी होती है, किस चीज की वेलोसिटी की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो मैं इसका भी आंसर तुम्हें स्पेसिफाई कर दूं, यहाँ पर जो वेलोसिटी v है ये होती है वेलोसिटी ऑफ टिप
टिप मतलब जो उसका हेड है, टिप ऑफ वेक्टर आर, वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ वेक्टर आर। ये जो राइट साइड आपका आर वेक्टर है, इसके टिप पॉइंट की वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर में वेलोसिटी आप फाइंड करेंगे तो ये वेलोसिटी होगी वेक्टर आर के टिप पॉइंट की। और इस केस में वेक्टर आर का जो टिप पॉइंट है, ये जो वेक्टर आर है इसका टिप पॉइंट यानी कि इसका हेड पॉइंट, और हेड पॉइंट का मतलब हो गया पार्टिकल, और इसीलिए कहा जाता है कि ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। इसीलिए इसमें कहते हो कि ये उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी। क्योंकि ठीक है, ये इसलिए मैंने डिस्कस किया, मैं बता दूं इस करंट चैप्टर में तो ज्यादा यूज नहीं है इसका, इस करंट वाले चैप्टर में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन रोटेशनल मैकेनिक्स के टाइम पर हम लोग इसका यूज करेंगे, और तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोबारा इन चीजों को समझाना उस टाइम पर। तो अभी समझ लीजिए, और रोटेशनल मैकेनिक्स में इसका ज्यादा यूज करेंगे। अच्छा, v और ओमेगा के अलावा, v और ओमेगा के अलावा मतलब ये जो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर निकाला हमने, इसके अलावा वेलोसिटीज की जब बात करते हैं ना, वेलोसिटीज की, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर में एक बात और ध्यान से समझो। एक्सेलरेशंस के बारे में जब डिस्कस किया था हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल्स करते वक्त, थ्योरी में एक्सेलरेशन की जब बात की थी, तो ये कहा गया था कि अगर इसके पास वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v है, इसकी पोजीशन वेक्टर r है, और ओमेगा तो खैर इस केस में आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब ओमेगा वेक्टर बाहर की तरफ है, तो एक्सेलरेशन के बारे में याद करिए। ये कहा गया था कि इन जनरलाइज फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म अगर बात करें, जनरल फॉर्म, तो जनरल फॉर्म में ये कहा गया था कि एक्सेलरेशन जो होता है उसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी आता है इन अ जनरल फॉर्म। स्पेशल फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, इन अ जनरल फॉर्म acceleration has one component parallel to the velocity and acceleration has another component towards the center of circle। ये इन जनरल बात कर रहा हूँ। acceleration has two components, one parallel to velocity, one perpendicular to velocity and towards center of circle। component of acceleration that is parallel to velocity is called as a tangential acceleration, and the component of acceleration perpendicular to velocity and towards center is called as centripetal acceleration और normal acceleration या फिर radial acceleration। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। in a circular motion and in a general way acceleration has two components। one component of acceleration is parallel to the velocity, that is the tangential acceleration। other component of acceleration is towards the center of circle, AC centripetal acceleration। और ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, these two are components of acceleration। सो जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट से आएगा। इन दोनों को हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाले मेथड से ऐड करेंगे जब, तो ये हमारा इन जनरल एक्सेलरेशन की वैल्यू बनेगी। इन जनरल दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर ए। एटी और एसी कंपोनेंट्स है, मैं फिर बोल देता हूं आपसे, एटी एंड एसी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस ए वेक्टर, एंड अगर इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड वी वेक्टर इज थीटा, तो आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट लगाओ। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कंसेप्ट लगाइएगा, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर कंसेप्ट। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, तो जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का टॉपिक है उसके हिसाब से कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ ए और थीटा लिखना चाहोगे ना, इन टर्म्स ऑफ ए एंड थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये चीज a मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा हो जाएगी, इट इज a इंटू कॉस थीटा। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को लिखोगे तो ये लिखा जाएगा a इंटू साइन ऑफ थीटा। सो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, थीटा इज एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर and acceleration vector, then the component of acceleration vector in the direction of velocity is a cos theta, known as a tangential acceleration,
and the component of acceleration perpendicular to the velocity a sin theta known as centripetal acceleration. तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पर देखो क्या रिजल्ट बना, अगर इसको हम देखें तो बच्चा लोग समझ लेना इसको, मेरे को एक बार समझ में आ गया तो ट्रस्ट करो बहुत से न्यूमेरिकल्स आपके ना आसान हो जाएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो इसमें क्या करना चाहिए मेरे को अब यार, इसका मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि a इंटू कोसाइन थीटा a कॉस थीटा को हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह रहे हैं और a इंटू साइन थीटा को हम लोग कह रहे हैं कि ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है। दैट मीन्स इन दोनों से आप एक काम ये कर सकते हो, दैट टोटल एक्सेलरेशन विल बी, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दे तो टोटल एक्सेलरेशन विल बी a सेंट्रिपिटल एक्स स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल स्क्वायर, एक ये रिजल्ट। और अगर इनको हम डिवाइड कर लेते हैं तो tan ऑफ थीटा विल बी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थीटा एंगल है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, ये भी पता होना चाहिए। थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि दो एक्सेलरेशंस होती हैं, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर्कुलर मोशन करते वक्त दो एक्सेलरेशंस होती है। अरे दो एक्सेलरेशंस नहीं होती हैं, एक्सेलरेशन एक ही होती है, ये दो उसके कंपोनेंट्स हैं। मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि ये भी एक एक्सेलरेशन है और ये भी एक एक्सेलरेशन है, तो एक पार्टिकल में दो एक्सेलरेशन कभी नहीं हो सकते। एक्सेलरेशन उसका सिंगल है ए, उसके दो कंपोनेंट्स हैं एसी और एटी। तो बस लैंग्वेज का गेम है और कुछ नहीं है इसमें। सो ये दो हो गए। और नाउ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ भी रिलेशन आता है, और वो ये होता है कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो v स्क्वायर बाय रेडियस r। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जब बात की जाती है तो इसके बारे में एक स्टेटमेंट था कि इट इज d अपॉन dt ऑफ v। इस v में ऊपर एरो नहीं है, एरो नहीं है, सो इसको आप रीड करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये ना उस लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। जबकि टोटल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखेंगे तो वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया मेरा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वर्ड है तो दैट मीन्स आप रिजल्टेंट एक्सेल, मतलब आप इस ए की बात कर रहे हो, नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है तो हम लोग सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन। ये एक वर्ड का डिफरेंस है। मतलब यहाँ जो स्मॉल ए है इसको कहा जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और यहाँ पर कह रहे हो आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय r। तो ये था हमारा बेसिक्स जो सर्कुलर मोशन के चैप्टर्स में हमको रिक्वायर्ड होता है ना। सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल करते वक्त इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, ये जो dv बाई dt है ना, इसको एक और फॉर्म किया जाता है। dv बाई dt को ना एक और आप ये भी कह सकते हो कि ये रेडियस अगर r मानते हो और पार्टिकल p के पास वेलोसिटी v है, तो ना हम लोग एक रिलेशन ये भी लगा सकते हैं यार। ये जो v है इसको ओमेगा के फॉर्म में लिखोगे तो v को ओमेगा के फॉर्म में, v न्यूमेरिकल फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म नहीं स्केलर फॉर्म, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये भी कहते हो v इक्वल्स टू r ओमेगा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी रिटन एज d अपॉन dt ऑफ r ओमेगा, जिसमें से रेडियस सर्कुलर मोशन के लिए कांस्टेंट रहेगा तो रेडियस को बाहर ले आ सकते हैं और r बाहर लाएंगे और ये d ओमेगा बाय dt। और ये जो d ओमेगा बाई dt है इसको भी एक नया फिजिकल क्वांटिटी का नाम देते हो। d ओमेगा बाई dt इज अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन का एंगुलर, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड है, तो फिर ये एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। अल्फा से डिनोट करते हैं इसको। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r अल्फा। ये भी एक इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें जो अल्फा है उसको हम लोग, मतलब d ओमेगा बाई dt को अल्फा कह रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड इज डिफाइंड एज अल्फा। तो ये सब रिलेशंस हम लोग को माइंड में रखने हैं यार कि इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग लीनियर स्पीड के फॉर्म में भी रख सकते हैं और उसी चीज को अल्फा के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ये दोनों एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं है, सिर्फ उनका एक स्पीड के फॉर्म में है और एक
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा के फॉर्म में है। और सेंट्रीपिटल वाला तो वी स्क्वायर बाई आर होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो वी स्क्वायर बाई आर है। हाँ, उसको ओमेगा के फॉर्म में जरूर डाल सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को आप ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी है, देखिए इसको, तो ये जो v स्क्वायर बाई आर है इसको हम लिख सकते हैं, सर्स बता रहे हैं, नहीं नहीं, ओमेगा एंगुलर स्पीड, देखिए ओमेगा यहाँ पर जो ओमेगा है ये एंगुलर स्पीड है, क्योंकि ऊपर एरो नहीं लगा है, तो वेक्टर का साइन नहीं है, इसलिए इसको एंगुलर स्पीड नाम दे रहे हैं, नाम इसको एंगुलर स्पीड का दे रहे हैं, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ जी सर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही तो स्पीड कहा गया है। सो दोनों चीजें हैं, मतलब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से या न्यूमेरिकल के हिसाब से कभी कभी आप v के फॉर्म में भी चलोगे और कभी कभी ओमेगा के फॉर्म में भी चलते हैं, वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के किस तरीके का है। और ऐसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग v के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और अल्फा यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल करते वक्त समझ में आएगा कि ये वाला लगाना है या ये वाला लगाना है, बट ये है। और एक लास्ट पॉइंट बच्चा ये आएगा कि जो लीनियर स्पीड है जिसको हम आर ओमेगा कह रहे हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने ओमेगा को डिस्कस किया था कि ओमेगा क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको ओमेगा को ऐसे कहें ना कि ओमेगा जो था वो डी थीटा बाई डी टी था, ये एंगल अगर थीटा हो, तो हम एक काम करेंगे, हम लोग इस आर्क लेंथ की बात करें कि ये जो आर्क लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, अगर इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करें, लेंथ ऑफ आर्क को आर्क लेंथ कैपिटल एस से डिनोट करें, तो यही जो रिलेशन आपका v इक्वल टू आर ओमेगा है, ये जो रिलेशन है आपका v इक्वल टू आर ओमेगा, इसको हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, r और ओमेगा को हम लोगों ने कहा था d अपॉन डी टी ऑफ थीटा, थीटा को इनसाइड लेके जाओ, थीटा इनसाइड, तो d बाई डी टी, और थीटा जब इनसाइड हो जाएगा तो ये r इंटू थीटा हो गया। और मैथमेटिक्स में ये जो रेडियस और एंगल का प्रोडक्ट है, रेडियस r और मल्टीप्लाइड बाय दिस एंगल थीटा, है ना, इसी प्रोडक्ट को आप ये लेंथ ऑफ आर्क भी कहते हो कि ये आर्क की लेंथ होगी। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो v है वो d अपॉन डी टी ऑफ कैपिटल एस होगा, जिसमें कैपिटल एस लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क लेंथ कह सकते हो, और आर्क लेंथ या फिर चाहो तो इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हो। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हुआ, क्योंकि जितना आर्क लेंथ कवर करेंगे वही डिस्टेंस भी होगा। डिस्प्लेसमेंट तो ये कॉर्ड आएगी, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो आप इस कॉर्ड को यूज करोगे, लेकिन जो आर्क लेंथ कवर कर रहे हो वही चीज सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस भी कही जाएगी। सो v इज d बाई डी टी ऑफ कैपिटल एस। स्टूडेंट्स इसमें जरा कंफ्यूज होते हैं, कैपिटल एस को वो डिस्प्लेसमेंट से कंफ्यूज कर देते हैं। सर्कुलर मोशन के टाइम पर v इक्वल टू डी एस बाई डी टी जब कर रहे हो, सर्कुलर मोशन के टाइम पर v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो ये कंफ्यूजन हटा दीजिएगा। यहाँ पर कैपिटल एस डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर कैपिटल एस यूज किया जा रहा है फॉर द लेंथ ऑफ आर्क, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा वो चीज यहाँ पर यूज की जा रही है, ना कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं की जा रही है। सिंबल क्योंकि कॉमन है, कैपिटल एस कॉमन सिंबल है, तो स्टूडेंट्स को जल्दीबाजी में ऐसा लगता है कि ये एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाला एस है, ठीक है। तो क्या होता है जब कहा जाता है कि सर्कुलर मोशन में एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया, तो उनको लगता है कि कैपिटल एस तो जीरो हो जाएगा। कैपिटल एस जीरो नहीं होगा, एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया अगर आपने, तो इसका मतलब वन सर्कमफ्रेंस हो गया वो, तो कैपिटल एस वन सर्कमफ्रेंस यानी 2 पाई आर रखा जाएगा, डिस्टेंस रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। एंड लास्ट पॉइंट, फाइनल कंक्लूजन पे आ रहे हैं,
कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था हमारा, ठीक है, बस ये पेज आपको ना संभाल के रखना है अपने नोटबुक में, ये पेज जरा संभाल के रखिएगा क्योंकि सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट इस पेज पे हैं। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था उसको अभी हम लोगों ने डी बाई डी टी ऑफ वी लिखा है, तो इसको हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम डी वी अपॉन डी एस और डी एस अपॉन डी टी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डी एस और डी एस अलग अलग ला करके। और जो डी एस बाई डी टी है इसको हम लोग डी एस बाई डी टी, इसको तो वी कह रहे। सो इसमें से जो डी एस बाई डी टी है उसको हम वी लिखेंगे। सो अब हमारे लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा वी इंटू डी वी ओवर डी एस, वी डी वी ओवर डी एस, ये बन जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वैसा ही है जैसे काइनेमेटिक्स में ना वन डायमेंशन नहीं हुआ था, वी डी वी बाई डी एक्स वाला कंसेप्ट, काइनेमेटिक्स की वन डायमेंशन में वी डी वी अपॉन डी एक्स यूज करते थे, लेकिन वहां पर वन डायमेंशन में जब हम यूज करते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स, तो वहां एक्स उसकी पोजीशन होती है, पोजीशन होती है, और पार्टिकल अगर वापस उसी पोजीशन पे आ जाए जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी, तो हम लोग वहां पर एक्स को जीरो पुट कर देते हैं। सर्कुलर मोशन में कैपिटल एक्स उसकी डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, आर्क लेंथ को इंडिकेट कर रहा है। तो न्यूमेरिकल करते वक्त इसका ध्यान रखना लिमिट्स के टाइम पर, अगर हम वन रोटेशन पूरा कर रहे हैं, वन रिवॉल्यूशन पूरा कर रहे हैं, तो इसका मतलब कैपिटल एस जीरो से लेकर के 2 पाई आर बन जाएगा। अगर आप दो रिवॉल्यूशन पूरा कर रहे हो तो कैपिटल एस की वैल्यू जीरो से लेकर के 4 पाई आर बन जाएगी। हाफ रिवॉल्यूशन कर रहे हो जीरो से लेकर के पाई इंटू आर की बन जाएगी। डिस्टेंस है इसलिए बार बार यहाँ पर मैं इतना इतना आपको इसलिए बोल रहा हूँ, हमने देखा है न्यूमेरिकल्स गलत होते हुए, स्टूडेंट्स अपना न्यूमेरिकल गलत कर देते हैं, उनको सिंबल्स का आइडिया नहीं होता, ठीक है, और वो वन डायमेंशन से कंपेयर करने लगते हैं और फिर गलत हो जाता है वहां पर उनका सारा कंसेप्ट। नहीं सर, ये हाँ ऑब्वियसली ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस हैं। तो ये जो पेज है, पेज नंबर 55 की बात कर रहा हूँ मैं, इस पर आपके सर्कुलर मोशन के सारे कंसेप्ट्स हैं। कहने का मतलब आपका जो रिवीजन नोट्स बनना चाहिए, एक रिव्यू नोट्स, उस रिव्यू नोट्स में आप इस पूरे पेज को रखोगे सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट्स को समझने के लिए, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट दैट टोटल इतना आएगा, थीटा मतलब कि एंगल बिटवीन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, टोटल एक्सेलरेशन यहाँ से निकालेंगे। उसके अलावा ये जो रिजल्ट्स हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और स्पीड का आपस में रिलेशन है वी स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है या फिर वो आर अल्फा है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन, और v इक्वल टू डी एस बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ आर्क लेंथ ऑफ ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v इंटू डी वी बाई डी एस। ये इतने कंसेप्ट हैं, बस इतना अगर आपको याद है तो आपको गलत कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा आपका। आई मीन तो ये याद है, तो नहीं याद है फिर तो भाई उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखो मैं ना अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम्स पे आते हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है, ट्राई करिएगा, अपने आप ट्राई कर सकते हो। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, उसका डिफाइन किया जाता है, मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर with speed given by with a speed given by v equal to with a speed given by v equals to 4 times small t, 4 into t, यानी कि स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन दिया गया विद स्पीड गिवन बाय v इक्वल्स टू 4 into t, वेयर v इज इन मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से क्वेश्चंस लिख के जाते हैं बुक में, एंड t इज इन द सेकंड्स। फाइंड पार्ट 1 एक्सेलरेशन एंड पार्ट 2 एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भी, ट्रस्ट करो, इससे ज्यादा डिफिकल्ट आते भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ
प्रिपरेशन नहीं होगी तो डिफिकल्ट हर चीज लगेगी, और प्रिपरेशन है तो सब चीजें आसान है। देखो, तो अब हम अभी जो पेज था ना, प्रीवियस पेज, उस पेज को आप हमेशा सामने रखना। जब भी सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल कर रहे हो वो पेज आपके सामने होना चाहिए बिगिनिंग में कुछ टाइम के लिए, फिर अपने आप याद हो जाएगा। जानते हो, ये चीजें अपने आप याद होने लगती हैं। जितने न्यूमेरिकल्स लगाओगे फिर अपने आप ये याद हो जाएगा तुमको। ठीक है, सामने ये रहेगा ना तो देख करके ही समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है। तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है और एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, यानी कि मुझे ये दो चीजें चाहिए थ्योरी के अकॉर्डिंग। थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे ये निकालना है, मुझे ए निकालना है और थीटा निकालना है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको ए चाहिए और थीटा चाहिए। तो ए और थीटा दोनों तभी निकल पाएंगे जब आप ए सी और ए टी सॉल्व करो, और ए सी और ए टी हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से। तो पहले ए सी कैलकुलेट करेंगे वी स्क्वायर बाई आर वाले फॉर्मूले से, और फिर ए टी कैलकुलेट करेंगे डी वी अपॉन डी टी वाले फॉर्मूले से। तो चलिए चलते हैं इसको। देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालोगे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर करके, तो 16 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। सेंटीमीटर में है तो मीटर में करेंगे तो वो 1/2 यानी 32 टी स्क्वायर हो गया ये। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे डीवी बाई डी टी करके, तो वो डिफरेंशिएट करके 4 आ गया। बस ये दो पार्ट्स आपके हो गए। यही दो करने हैं, एसी निकालो ईटी निकालो। अब आप यहाँ पर एक्सेलरेशन और यहाँ से थीटा। सो आंसर पार्ट पे आते हैं। आंसर पार्ट पे दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ AC which is 32 t square whole square plus tangential 4 square and tan theta जिसमें थीटा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सो tan theta is AC upon 80, so AC divided by 80 यानी कि 32 t square divided by 4। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है और जो एंगल है दोनों टाइम के साथ साथ बदलते रहेंगे। दोनों चीजें टाइम के साथ साथ चेंज होती चली जाएंगी। अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा, अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच अलग अलग एंगल बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, रिजल्ट ओरिएंटेड था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और आगे भी ऐसे ही आएगा, निश्चिंत रहो आप। प्रॉब्लम 2 देखिए, उसमें आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखते हैं इसको कि क्या कहा जा रहा है आपसे। प्रॉब्लम 2 देखना। फॉर अ पार्टिकल, कुछ वर्ड्स में स्किप करूंगा ना, तो अंग्रेजी थोड़ी सी वैसी होगी। फॉर अ पार्टिकल, जैसे अ द ये सब हटा देंगे इसमें से। फॉर पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस r, फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस r। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो आपसे कहा गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें r की एक वैल्यू लेते हैं, r इक्वल्स टू 2 मीटर, r इक्वल्स टू 2 मीटर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय 4। पार्टिकल स्टार्ट विथ जीरो स्पीड, पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 0 मीटर पर सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन एंड एंगल बिटवीन, क्वेश्चन अभी तो मैं वही पूछूंगा आपसे, एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड्स। ठीक है, मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ तो हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, आप लोगों से बताओ। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। बस यही पेज है, ये पेज आपका मतलब एक तरीके से ना समरी है पूरी। ये सामने रखिए, आपको आंसर मिलते जाएंगे। और एक हैबिट बनाओ, एक हैबिट ये बन जानी चाहिए कि सर्कुलर मोशन करना है तो आपको एसी और एटी के बारे में सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज इनके जब तक आप इन दोनों को कैलकुलेट नहीं करते तब तक कुछ भी आंसर नहीं आता। तो यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, देखो
है ना, क्या कंसेप्ट लगाएंगे? तो देखो ये रिजल्ट लगाओ पहले आप, ये जो रिजल्ट है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है dv बाई dt। तो पहले इसको फॉलो करो, इस इक्वेशन को लगाओ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 4 दे रखा है आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 दे रखी है, और थ्योरी कहती है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv अपॉन dt है, विच मीन्स कि 4 इक्वल्स टू dv बाय dt। तो इसके बाद तो कैलकुलस हो जाएगा dv इक्वल्स टू 4 dt। अब लिमिट्स की जब बात आएगी तो टाइम 0 से 2 सेकंड्स की बात की जा रही है, और वेलोसिटी डीवी की बात करेंगे ना, 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया गया है। सो 0 से लेकर के और किसी वी तक चले जाओ, सीधा सा आंसर आ जाएगा इससे कि v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड हो गया। इसके आगे मेरे ख्याल से अब तो सिंपल सही है, क्योंकि v आ गया तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी v स्क्वायर बाय r से। तो 8 स्क्वायर बाय रेडियस टू 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलरेडी गिवन है आपको, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो जब ये दोनों आ गए तो फिर तो सारे आंसर आ गए, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी नाउ स्क्वायर रूट में एंड टेन थीटा, मतलब जो एंगल है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, वो AC डिवाइडेड बाई 80, 32/4, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री एग्जांपल्स है यार। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगा, मतलब उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा एलिमेंट्री एग्जांपल्स। हो रहा है क्लियर आप लोग को यार? ये कुछ डाउट है भी बताओ? बोलो भाई, कुछ अगर डाउट वाउट है क्या इसमें, मतलब या तो चेंज करें, अदरवाइज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी देव, ठीक है। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो भाई बता दीजिएगा, है ना, तो चैप्टर के बाद फिर दिक्कत हो जाता है, तो अभी डिस्कस कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो, बहुत अच्छा। अब थोड़ा सा एडवांस टाइप की तरफ चलते हैं। सहर्ष पांडे जी देखो, ये है। ठीक है, देखिए, अब जैसे इन्होंने कहा कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल स्टार्ट्स विथ स्पीड v नॉट and moves on a circle, on a circle of radius r, such that at any moment, at any moment of time, at any moment of time, the magnitude of the magnitude of tangential retardation, the magnitude of tangential retardation is equal to centripetal acceleration, is equal to the centripetal acceleration। ये इन्होंने कहा है, मान लो at any moment of time, at any moment of time the magnitude of tangential retardation is equal to that of the centripetal acceleration। Find part 1, speed as a function of time, speed as function of t, that means time, और second part speed as a function of, speed as a function of distance capital S। ये दो चीजें हैं, speed as a function of time and speed as a function of distance। कैपिटल एस का मतलब डिस्टेंस, speed as a function of time and speed as a function of distance।
अच्छा, क्वेश्चंस आप लोग पूरा नोट मत किया करो, मेन मेन चीज देखो, बिकॉज अभी फोटोग्राफ तो आपके पास आ ही जाती है, इसकी इमेज तो आ ही जाती है। तो अभी क्या है, थोड़ा सा स्पीड भी हम लोग क्लास के अंदर बढ़ा लेंगे, है ना। तो अच्छा रहेगा, मतलब एक बार स्पीड बढ़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 1 मिनट का टाइम लेते हैं, बताते हैं, देखो अगर आप लोग कर सकते हो तो देखो, ट्राई करते हैं, अगर आप लोग करिए इसको, बताइए मुझे। सोमेश जी, ठीक है। एक बच्चा देखो, सोमेश जी देखो, मैं फिर कह रहा हूँ सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन क्या, काइनेमेटिक्स में ना, आपको लैंग्वेज ट्रेस करना आना चाहिए, प्रॉब्लम की लैंग्वेज को ट्रेस करो। इसमें देखो, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है काइनेमेटिक्स मैथ है, मैथ। तो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हो, आप उसकी लैंग्वेज को ट्रेस करते हो। तो इसको भी ट्रेस करते हैं, जैसा वो कह रहे हैं वैसा देखते जाओ। उन्होंने क्या कहा है, प्रॉब्लम के 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब किसको ट्रेस करना है और कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है, सच दैट के बाद की बात देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल रिटार्डेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जानते हो ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, इस स्टेटमेंट को ट्रेस करें अगर, कि इस लाइन का क्या मतलब है आपके लिए। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज सेम एज द मॉड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इनका ये कहना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ मॉड भी लगाएंगे आप, है ना। मॉड फंक्शन की एक प्रॉपर्टीज होती है मैथ में, मॉड फंक्शन को जब आप ओपन करते हो तो ये कहा जाता है कि मॉड एक्स को ओपन करने पर एक्स लिखा जाता है या माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये आप मैथमेटिक्स में मॉडुलस फंक्शन जब में से मॉड साइन जब रिमूव करते हो तो ऐसे ही करते हो, अंदर के हिसाब से इसको माइनस भी कर सकते हो। टेंजेंशियल रिटार्डेशन वर्ड कह रहे हैं वो, रिटार्डेशन कहने का मतलब ये मुझे श्योर है कि 80 एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। रिटार्डेशन कह रहे हैं, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 जो है वो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो जब इसका ये मॉड हटेगा यहाँ से, एक तो माइनस साइन आएगा इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट है वो देखते क्या है। तो रिजल्ट तो मैंने आपसे कह दिया कि रिजल्ट आपके इसी पेज पे है, सारे रिजल्ट आपके इस पेज पे हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाय dt, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस dv अपॉन dt, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखेंगे v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। बस ये हो गया, ये लैंग्वेज ट्रेसिंग कहलाती है। जैसे ऑप्टिक्स में आप रे डायग्राम बनाते हो, रे ट्रेस करते हो इमेज फॉर्म करने के लिए, तो हम लोग मैकेनिक्स में लैंग्वेज ट्रेस आउट करना अगर आपको आ गया तो न्यूमेरिकल कर ले जाओगे, सॉल्व कर ले जाओगे। इसके आगे सिर्फ अब आगे कैलकुलस है कि dv अपॉन वी स्क्वायर इज माइनस 1 अपॉन r इंटू डी टी, और अब हम यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। तो स्टार्ट विद द वेलोसिटी v नॉट है, तो आप पहले v नॉट रखोगे, इधर 0 टाइम, फिर इधर t और इधर v। अब इसको देख लो इंटीग्रेट करके कि v कितना आएगा, तो ये इंटीग्रेशन मैंने तुम्हारे पर छोड़ दिया है। रमेश त्रिपाठी जी लगा दिया है मॉड, लगा दिया है, मॉडुलस लगाया है ना। आप मॉडुलस हटा भी दो, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नेगेटिव होता नहीं है। तो सेंट्रीपिटल के आगे अगर आप मॉड नहीं भी लगाओगे ना तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैंने मॉड वैसे लगा दिया है ना। कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे ये ऐसा क्यों किया मैंने। त्रिपाठी जी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपने आप कर लेना उसको, उसमें एस एच मॉड वैसे लगा दिया है। अच्छा, मतलब दोनों तरफ लग रहा है तो अच्छा लग रहा था ना। चलो इसके आगे आप पेपर छोड़ रहे हो यार, इसके अगर ना मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको। कैलकुलस है तो अब आप ये वन कैसे करोगे ये आप देख लो, इससे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। हाँ जी राघव, देख लो जो भी आया आंसर, है ना। मैं आंसर
माइनस साइन भी आएगा राघव यार, आप जो आंसर बता रहे हो उसमें एक माइनस भी आना चाहिए कहीं, वो डिनोमिनेटर वाला या ऊपर वाला कोई, या तो ये माइनस, अच्छा ये माइनस यहाँ से चला जाएगा, इसके इंटीग्रेशन से चला जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, दोनों हो जाएंगे, सही है कृष्ण गुप्ता जी, देख लो। अच्छा एक और पार्ट है ना अभी, तो ये तो पहला पार्ट आएगा आपका, फर्स्ट पार्ट आएगा, ये ना फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, देखो सेकंड पार्ट के लिए तो बिगिनिंग में मेरा सजेशन है तुम लोगों से यार, बिगिनिंग में जब आप क्वेश्चंस करिएगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब कि हमको ये नोट्स सामने रखने पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बिगिनिंग में रखो, प्रैक्टिस करते वक्त सामने रखो इसे। तो अब हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v dv by ds भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आल्सो v dv by ds, v dv by ds भी है, तो हम ये भी यूज करेंगे अब। तो अब हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ 80 को जब एक्सपेंड करेंगे तो माइनस, और यहां पर लगाएंगे v dv अपॉन ds। बिगिनिंग में मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्राइक नहीं करेगा, तो आप नोट सामने रख करके न्यूमेरिकल करो, घर पे बैठे हो क्या दिक्कत है उसको, एग्जाम में नहीं करना। बट तो ये हो गया वी डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, इधर लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन हो गया, राइट साइड पर माइनस 1/r/ds, और यहाँ पर इनिशियल स्पीड v नॉट से बाद में कोई v मान लेंगे, और ये कैपिटल एस डिस्टेंस है जीरो से स्टार्ट करके, और आप यहाँ s तक रख दो, हो जाएगा। इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको भी इंटीग्रेट करके सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो छोड़ दे रहे, इंटीग्रेशन पार्ट आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। ठीक है, अगला देखो। हाँ जी क्रिश, ठीक है बच्चा, देखो आगे देखो, क्वेश्चंस देखते जाओ। फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कल, फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, स्पीड varies with a distance, speed varies with a distance as v equal to a into root of capital S। ए नहीं, इसको अल्फा मान लो, ए एक्चुअली एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे, तो v इक्वल टू अल्फा इंटू रूट एस, अल्फा रूट एस ये दे रखा है आपको, v इक्वल टू अल्फा इंटू रूट एस, जिसमें अल्फा ऑब्वियसली एक कांस्टेंट है ना, अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल बिटवीन velocity vector and acceleration vector as function of, as a function of distance capital S। ये आपको करना है, एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कैपिटल एस। तो देखो अगर ये हो जाता है, देखो ट्राई करो, कर पाते हो तो देखो जरा इसको। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और देखो इसको, अगर आपको लग रहा हो जाएगा तो। ठीक है, देखो बता रहा, अगर हो जाए तो बता देना मुझे भी, है ना, कि अगर क्वेश्चन हो जाता है आपसे तो बता दो। बोलो भाई, ये इतना टाइम लगेगा नहीं, बता रहा हूँ, अगर आपका सामने अभी नोट्स में, नोट्स सामने रख करके तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, नोट्स सामने रख करके
क्योंकि जो चीज पूछी गई है वो ये पूछी गई है, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और उसके लिए tan थीटा इज AC/AT। तो जो चीज पूछी गई है वो इतना टाइम टेकिंग नहीं है, मतलब tan थीटा AC/AT और AC V²/R है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज V²/R डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम कौन सा यूज करेंगे, तो क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस वाला फॉर्म पूछा है तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन V/dv/ds वाला कंसेप्ट लगाएंगे। जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए वहां पर लगाओ तो V/dv/ds। तो आगे रखो V², अब ये V² हो जाएगा α² इंटू कैपिटल S बाय R, अगेन V अल्फा इंटू रूट कैपिटल S, एंड देन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dv/ds, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू, तो वो α/2 रूट S आ जाएगा डिफरेंशिएट करके, बाकी अपना आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है इसमें। तो देखो इतना 3-4 एग्जांपल मैंने कराए हैं, और आखिरी के 2 एग्जांपल जो हैं वो बेसिकली इरडोव के ही एग्जांपल्स हैं, मतलब एग्जांपल्स क्या हैं, इरडोव के क्वेश्चंस हैं। तो वो इवन इरडोव में भी आप देखोगे तो मैं 2 ही कराऊंगा, बाकी आपको बता दूंगा, बाकी अपने आप करना। हाँ राघव, ठीक है, मैंने जान, ये दोनों इरडोव के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसलिए बोल देता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इवन इरडोव भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप लॉजिक से चलते हो ना, तो ऐसा नहीं है, वो एक कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए है। लोग इसको डिफिकल्ट मानते हैं क्योंकि उनको भाई कंसेप्ट ही नहीं पता, तो डिफिकल्ट है। लेकिन अगर सही तरीके से कंसेप्ट पढ़ करके कर रहे हो तो फिर ये बुक बहुत आसान से, बहुत ही आसान बुक है, मतलब कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, ये 3-4 एग्जाम्पल मैंने कराया तुम्हें, उसमें और भी क्वेश्चंस हैं बट वो अब आप प्रैक्टिस कर लेना, तो उसको एज ए डाउट डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो टॉपिक डिस्कस हुआ है ना मेरा अभी सर्कुलर मोशन वाला, तो उसमें क्या है, अभी जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का टॉपिक डिस्कस किया है ना, उसके अलावा क्या है, इसको अगर आप एक जनरलाइज में बात करूं, सर्कुलर मोशन तो एक स्पेशल केस था, अगर हम एक जनरलाइज बात करें, दैट मीन्स मोशन ऑन एनी कर्व इन जनरल की बात कर रहे हैं। अब वो कर्व जो है वो सर्किल नहीं है, बस कर्व जो है वो सर्किल नहीं है, मतलब वो कर्व पैराबोला हो सकता है, ठीक है, वो कर्व इलिप्स हो सकता है, वो कर्व हाइपरबोला हो सकता है। देखो मैथ में आपके 5 ही है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, तो स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन मोशन में चला गया, सर्कुलर मोशन अभी डिस्कस हो गया, 2 हो गए। इसके अलावा 3 कर्व आपके कोनिक सेक्शंस वाले चैप्टर में और आते हैं मैथ्स वाले में, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो ये इसके ऊपर भी हम कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स कंसिडर करेंगे। वो न्यूमेरिकल्स क्या है, वो ये है, देखिए थ्योरी क्या है वो बताते हैं आपको। किसी भी कर्व में, कोई भी कर्व हो, सर्कुलर मोशन नहीं, अभी हम लोगों ने डिस्कस क्या किया था कि अगर बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी तो एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक वेलोसिटी के पैरेलल और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर भी ट्रू होगा, मोशन ऑन एनी कर्व में यहाँ पर भी आपका एक स्टेटमेंट ट्रू होगा, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट होगा, दैट द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, ऊपर एरो बना दिया है, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर विच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर। और दूसरा कंपोनेंट, मतलब ये स्टेटमेंट जो कंपोनेंट वाली है ये किसी भी कर्व के लिए होगी, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। ये 2 स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहला वाला जो है, फर्स्ट वाला जो पैरेलल वाला है, इसको अभी भी आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का ही नाम दोगे, स्टिल इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड स्टिल इट इज dv/dt, इसको अभी भी हम dv/dt करेंगे।
मतलब जो सर्कुलर मोशन से हम लोगों ने लर्न किया है उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे बाकी सारे कर्व के केसेस में भी। थोड़ा सा एक करेक्शन आएगा, एक करेक्शन ये सेकंड वाले के साथ आता है कि जो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, अब आप इसको सेंट्रीपिटल वर्ड यूज नहीं करोगे बिकॉज सेंट्रीपिटल सर्किल के सेंटर की वजह से आया था, तो इसके लिए हम सिर्फ नाम बदल रहे हैं इसका, और ये नाम यूज करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल वर्ड। और ये नॉर्मल वर्ड क्यों आता है वो बता देते हैं आपको। नॉर्मल वर्ड क्यों यूज किया आपने इसके लिए कि अगर हम किसी भी कर्व की बात करें, मान लो हमने कहा कि भाई एक एलिप्स है ना, हमने कोई एक कर्व लिया और हमने कहा कि इलिप्टिकल कर्व है ये, तो आप मैथ में एक चैप्टर है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, जरा पढ़िएगा इसको, कैलकुलस वाली बुक में ही होगा। एक चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल, और मेरे से बेटर आप जानते होंगे इसको, चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो आप किसी भी कर्व के लिए टेंजेंट और किसी भी कर्व के लिए नॉर्मल डिफाइन कर सकते हो। बेसिकली क्या कहते हो कि अगर आप कहीं पर भी अगर एक लाइन ड्रॉ करो जो उसका टेंजेंट है, तो उसी चैप्टर में आपको ये बताया जाता है कि इसके परपेंडिकुलर लाइन जो बनती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो उस लाइन को हम कर्व के लिए नॉर्मल का वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नॉर्मल टू द कर्व। ज्यादा डिटेल के लिए इस चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है। तो उसी बेसिस पर कह रहे हैं और कुछ नहीं है। वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग रहेगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। तो फिर एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट के भी परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर को हम मैथमेटिकली उसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो नॉर्मल यूज करेंगे, इसीलिए इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन कह रहे हैं। सेंट्रिपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे बिकॉज वो स्पेसिफिकली सेंटर के सर्किल के केस में था, और ये सब सर्किल नहीं है, तो सेंट्रिपिटल की जगह नॉर्मल वर्ड ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। लेकिन इसको रखोगे अभी भी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब इसमें r क्या है, क्योंकि जो अगर ये सर्किल नहीं है तो इनमें कोई रेडियस नहीं हो सकता, तो यहां पर ये जो r यूज कर रहे हैं ना, इनके लिए भी मैंने एक नाम बदल दिया है। ये जो r यूज कर रहे हैं इनका मैं नाम बदल दूंगा। सर्किल के केस में तो इसको रेडियस कहा गया था, अदरवाइज इसको हम एक चीज वर्ड यूज करेंगे इन केसेस में और कह देंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, अब क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? ये तो हो गया आपका न्यूमेरिकल करने का कंसेप्ट, ये न्यूमेरिकल करने का कंसेप्ट हो गया। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या चीज, किस चीज को बोलते हो आप, है ना? क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कर्वेचर क्या होता है पहले तो ये है, और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये कई सारी चीजें हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। तो ये भी एक पूरा मैथ का कंप्लीट टॉपिक है, मैथ्स का कंप्लीट टॉपिक है कि कर्वेचर क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। आपके लिए मैं सिर्फ इतना समझा सकता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ ये कि अगर हम कोई एक कर्व मान लें, है ना, कोई एक हमने रोलर कोस्टर वाला कर्व मान लिया, कर्व जो एक तरीके से पाथ भी है, पाथ ऑफ पार्टिकल भी है। तो आप लोग को समझाने के लिए, बिकॉज वैसे तो कर्वेचर एक डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, एक थोड़ा सा अलग चीज है, फिर भी समझाते हैं आपको। अगर कोई कर्व है और पार्टिकल कर्व के ऊपर चल रहा है, किसी भी जैसे रोलर कोस्टर होता है, स्लाइड होते हैं, तो वैसे मान लो पार्टिकल यहाँ कहीं पर है, तो उस कर्व का अगर आप एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन कंसिडर करें, अगर उस कर्व का बहुत ही नेग्लेजिबल सा पोर्शन, बहुत ही स्मॉल पोर्शन कंसिडर करें, जिस कर्व के ऊपर पार्टिकल चल रहा है वहां पर उसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन कंसिडर करें, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन माने
कि वो छोटा सा पार्ट किसी हाइपोथेटिकल सर्किल का ही पार्ट है, वो छोटा सा पार्ट, कर्व का वो छोटा पार्ट किसी हाइपोथेटिकल सर्किल का पार्ट है, तो वो छोटा सा पोर्शन जिस हाइपोथेटिकल सर्किल का पार्ट है, उस हाइपोथेटिकल सर्किल की रेडियस को ही आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार फिर बोलता हूं, मान लीजिए वो पार्टिकल यहां पर आ गया, यहां कहीं पर, तो जिस प्लेस पर वो पार्टिकल है, वहां पर हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर किया, ठीक है, उसकी प्रेजेंट लोकेशन पर, जहां पर पार्टिकल लोकेटेड है उसी लोकेशन पर एक छोटा सा आर्क, बहुत छोटा सा आर्क, डिफरेंशियल आर्क, है ना, एट द लोकेशन ऑफ पार्टिकल की जहां लोकेशन है वहां पर एक छोटा सा आर्क, और उस छोटे से आर्क को इमेजिन करते हैं कि वो किसी सर्किल का पोर्शन है, इमेजिन कर रहे हैं कि वो किसी सर्किल का पार्ट है। एक्चुअल में वो सर्किल का पार्ट नहीं है, एक्चुअल में तो आप एक इररेगुलर कर्व ले रहे हो, पता नहीं कौन सा कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है, वो सर्किल नहीं है। लेकिन किसी भी कर्व के एक छोटे से पोर्शन को वहां पर एक सर्किल ड्रॉ करके उसका पार्ट मान सकते हैं, और जिस सर्किल का पार्ट उसको मानोगे, उस सर्किल के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम देंगे। तो आपको समझने के लिए तो इतना है, बाकी इसको मैं डिटेल में भी समझा सकता हूं कि एक्चुअल में कर्वेचर क्या होता है, और एक्चुअल में रेडियस ऑफ कर्वेचर की रियल डेफिनेशन क्या है। तो वो रियल डेफिनेशन भी मैं बता सकता हूं कैसे होता है, बट अभी प्रेजेंटली मतलब जो टॉपिक चल रहा उसके उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी आप ये मानोगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सहर्ष बता रहे हैं, एक बता रहे हैं, अभी आपको बता दें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब आप अगर जानना चाहते हो कि इसका क्या मतलब है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग ऑप्टिक्स में भी नहीं यूज करते हैं, मिरर्स के केस में, मिरर के केस में, कि वो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा गया है। तो ऐसे ही कह रहा हूं, अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ कर्व कैन बी considered as a part of a circle, and the radius of that circle will be known as radius of curvature at that particular location। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लोकेशन वाइज बदलती जाएगी, यहाँ पर जो लोकेशन है यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, अगली लोकेशन पर रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मॉल सेगमेंट है वो किसी और सर्किल का पार्ट है, यहाँ का स्मॉल सेगमेंट किसी और सर्किल का पार्ट है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने पर चेंज होती रहेगी, बदलती रहेगी, ठीक है। ये नॉन सर्कल्स के केस में हुआ, जो भी सर्कुलर मोशन नहीं है उनके केसेस में, जहां पर सर्कुलर मोशन आप नहीं डील कर रहे हो वहां पर। तो चलिए इसको ना एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको, तो आप न्यूमेरिकल्स में, तो मैं एग्जांपल पहले तो प्रोजेक्टाइल वाला लूंगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के बारे में हम सबको पता है कि वो एक पैराबोला है, सर्किल नहीं है। तो प्रोजेक्टाइल वाले केस में जब जाओगे, और एक बेसिक प्रोजेक्टाइल वाला केस लेते हैं, है ना, बेसिक प्रोजेक्टाइल वाला केस, कि एक बॉडी को हम लोगों ने यू स्पीड से थ्रो किया, थीटा एंगल पर थ्रो किया, और हम सबको पता है कि प्रोजेक्टाइल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से होता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन ए है, जो कि इक्वल टू जी है, मतलब मैं उसको ए लिख रहा हूं, बट आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन का मतलब जी है, यहाँ पर एक्सेलरेशन मतलब जी। अब हम ना सिर्फ एक काम करते, देखो स्टेटमेंट फॉलो करो, स्टेटमेंट फॉलो करिएगा। नंबर 1, कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यानी कि सबसे पहले मुझे ए के कंपोनेंट्स करने हैं, सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स करने हैं, और किन 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 डायरेक्शंस में करने हैं, ये भी एक मैप पॉइंट है कि आप एक्सेलरेशन को कौन सी डायरेक्शन में कंपोनेंट करोगे, क्योंकि वेक्टर पढ़ते वक्त मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स
से पहले आपको ये बताना पड़ता है कि किन डायरेक्शंस में। तो डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ है, पैरेलल टू वेलोसिटी और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कैसे होगा देखो, ये इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात करें ना, इस इनिशियल पॉइंट की, तो इनिशियल पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो ये, तो हम वेलोसिटी की लाइन को आगे बढ़ाएंगे, वेलोसिटी की लाइन को आप आगे बढ़ाओ, तो एक ये हमारे लिए डायमेंशन हो गई, एक लाइन वेलोसिटी वाली रखेंगे और एक लाइन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, दूसरी लाइन उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये दो डायरेक्शंस हो गए, एक पैरेलल टू वेलोसिटी और एक परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यही मेरा कंसेप्ट है, पैरेलल टू यू वेक्टर और परपेंडिकुलर टू यू वेक्टर। अब हम लोग ग्रेविटी को रिजॉल्व करेंगे, यानी एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करके क्या बनेगा, देखो ये थीटा एंगल है। अब आप एंगल थोड़ा सही से देखना, अदरवाइज गलती हो जाती है। थीटा है, मैं लिखूंगा नहीं, बट ये आप समझ सकते हो कि यहाँ 90 माइनस थीटा बनेगा और ये वाला एंगल थीटा होगा। तो जब कंपोनेंट्स करेंगे ना इस ए के, तो कंपोनेंट ऑफ ए इस डायरेक्शन में जो आएगा, कंपोनेंट ऑफ ए इस डायरेक्शन में, वो ए कॉस थीटा, मतलब कि जी कॉस थीटा, बिकॉज ए जो है वो जी ही है, मैंने जानबूझ करके ए लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ए का मतलब ग्रेविटी। और एक कंपोनेंट इस तरफ है जी साइन थीटा। अब अगर कोई ये पूछे, अब अगर ये पूछा जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन और आरओसी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरओसी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनिशियल पॉइंट पर क्या इनकी वैल्यूज है, इनिशियल पॉइंट पर क्या है, मतलब इनिशियल जब इसको थ्रो किया गया है तो यहाँ पर इनके क्या क्या आंसर्स लिखोगे। तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है, सिर्फ डेफिनेशन बच्चा है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। काइनेमेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं सुनोगे आप, कि न्यूटन लॉ, फैराडेज लॉ, किसी का नाम नहीं है इसके अंदर, फिजिक्स है ही नहीं यहाँ पर। तो जो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी है उसको ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो सिर्फ मैं इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा हूँ और उस डेफिनेशन को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूं। इनमें से कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल है, तो आंसर है जी साइन थीटा। जी साइन थीटा पैरेलल टू वेलोसिटी है, इसीलिए जी साइन थीटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के नाम में जाएगा। परपेंडिकुलर कौन है, तो आंसर है जी कॉस थीटा। हाँ, एक चीज का ध्यान देना होगा कि क्योंकि जी साइन थीटा की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट साइड पर है, तो हम यहाँ माइनस साइन भी लगाएंगे, टेंजेंशियल के आगे माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन पार्ट है वो इस प्रेजेंट वेलोसिटी के अपोजिट साइड की तरफ है। तो अगर ये पॉजिटिव साइड है तो ये नेगेटिव साइड है। इतना ही काम करना होता है। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे आएगा, तो जो भी आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन है, जो भी नॉर्मल एक्सेलरेशन है उसको इक्वल करना होगा वी स्क्वायर बाई आर के। तो ये जो जी कॉस थीटा है, जी कॉस थीटा, यही नॉर्मल एक्सेलरेशन है। अब मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा, किसके, उसको आपको इक्वल करना पड़ेगा, किस चीज के इक्वल करना है आपको, वी स्क्वायर अपॉन आर के। तो ये जो जी कॉस थीटा है इसको हम इक्वल करेंगे, किस चीज के इक्वल करेंगे इसको, है ना, जी कॉस थीटा को हम किस चीज के इक्वल करें भाई, तो इक्वल टू, यहां पर स्पीड हमारे पास u है, तो यू स्क्वायर ओवर आर, और इससे आपको एक r की वैल्यू मिलेगी, वो होगी यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। ये जो यू स्क्वायर बाई जी कॉस थीटा वैल्यू ऑफ आर मिल रही है, इसे कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस इनिशियल पॉइंट।
u square by g cos theta will be known as curvature radius of this parabola or projectile at the initial point. ये स्टेटमेंट है, इस तरीके से करोगे। एक काम और करते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखते हैं। प्रियश जी, वो माइनस इसलिए लिया वेलोसिटी के अपोजिट होने की वजह से, वेलोसिटी के अपोजिट वाली एक्सेलरेशन है इसलिए माइनस साइन रखा है। टॉप पॉइंट की बात करते हैं। देखो एक और एग्जांपल देखो ना, अभी रुको एक और समझा देते हैं ना, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ता है इन क्वेश्चंस में। कहां पर अब टॉप पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो देखो जरा, सबसे पहले टॉप पॉइंट पर गए तो पहला क्वेश्चन तो ये कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होती है। पहला क्वेश्चन कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां पर वेलोसिटी, तो हमें ये पैराबोला की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जो होती है वो u cos थीटा होती है। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू ही u cos थीटा होती है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता। वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट होता ही नहीं है। अब हमने अपना स्टेटमेंट स्टार्ट किया। सबसे पहले क्या किया, ये जो वेलोसिटी है, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसके पैरेलल एक लाइन बनाई, तो ये लाइन आ गई आपकी, तो दिस इज पैरेलल टू वेलोसिटी। और एक ये लाइन बनाओ जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। अब अब बात आएगी इसकी एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स करने की। अब बात आएगी एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर ग्रेविटी है। अब इसको रिजॉल्व करना है मेरे को, तो क्या क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स करोगे तो क्या मिलेगा तुमको। इस जी का कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा और कौन सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा, ये करके देखा जाए। तो ये मुझे बताने की जरूरत शायद नहीं है कि यहाँ पर जो ग्रेविटी वाला वेक्टर है, जो ग्रेविटी वेक्टर है, ये पैरेलल टू वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री एंगल पर है। तो इसका कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी g cos 90 यानी कि जीरो आएगा। इसका कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी g cos 90 यानी कि जीरो। पैरेलल टू वेलोसिटी कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। और पैरेलल टू वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं आने का मतलब हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगी वहां पर। तो हम लोग ये कहेंगे कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर का कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी जीरो आ रहा है, इसीलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। और ये जो g है ये ऑलरेडी वेलोसिटी के 90 डिग्री पर है। तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट, कंपोनेंट ऑफ a परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सो ये जो g है, ये g, इसका कंपोनेंट इस तरफ निकालेंगे तो वो g के बराबर ही आएगा, और इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। और तीसरा पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो भी एक्सेलरेशन नॉर्मल वाली आई है ना, मतलब कि जो भी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसकी जो भी तुम्हारी वैल्यू आएगी, जो भी इसकी वैल्यू आए, उसको हमेशा लिखो v स्क्वायर बाई आर। यानी कि इस g को हम क्या करेंगे, इक्वल टू जो नॉर्मल एक्सेलरेशन मिल रहा है ना आपको, उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन g है, तो हम उस g को रखेंगे इक्वल टू यहां पर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, और यहां पर वेलोसिटी है u cos थीटा, तो u cos थीटा का स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय r। इसको r डैश कर दे रहे हैं, r डैश, क्योंकि r हम पहले यूज कर चुके हैं। नहीं सहर्ष, माइनस नहीं होगा। देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन में माइनस नहीं आएगा कभी। अगर माइनस आएगा तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में है, क्योंकि ये जो माइनस है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के रेफरेंस में है, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन नेगेटिव है। लेकिन नॉर्मल में माइनस साइन कभी नहीं आएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव साइन पे दिखाया जाएगा।
क्योंकि वो उसका वेलोसिटी की डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर साइड पर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर साइड है, इसलिए इसमें कभी माइनस साइन नहीं लगाओगे, नॉर्मल वाले में कभी माइनस नहीं आएगा, नॉर्मल वाला हमेशा प्लस रहेगा। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसा है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के जैसा अगर है तो ये नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं बनेगी इसकी, राइट। और यहां पर आर डैश पुट किया है, स्क्रीन पर आप अपने आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये जो आर डैश निकल करके आएगा, आर डैश, वो कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पैराबोला एट टॉप मोस्ट पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस पैराबोला एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो आप इस एग्जांपल से ये देख सकते हो कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की अलग वैल्यू है और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की अलग वैल्यू है। तो कर्व वाले केसेस में ये हमेशा होगा, नॉन सर्कुलर पाथ पर हमेशा ये होगा, अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा आपको। और इनफैक्ट कहां पर ज्यादा आ रहा है, अगर आपसे कंपेयर करने को कहा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इनिशियली ज्यादा है या टॉप पॉइंट वाला ज्यादा है, अगर कंपेयर करने को कहा जाए कि वेयर इज द हायर वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द इनिशियल पॉइंट और एट द टॉप पॉइंट, तो एट विच प्लेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मोर हायर वैल्यू। हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉस थीटा आएगा और यहाँ पर न्यूमरेटर में कॉस थीटा आएगा, इनिशियल वाला ज्यादा आएगा, इनिशियली रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। एक्चुअली क्या होता है देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा, नहीं शहर से यूज नहीं करना है, ये तो न्यूमेरिकल्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं, इनका यूज नहीं है, ये तो पूछा जाता है, ये पूछा जाएगा आपसे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना, इनका यूज नहीं है कोई, सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट इनिशियल पॉइंट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप पॉइंट, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर समवेयर एट दिस पॉइंट। ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, इसका कोई ऐसा एप्लीकेशन पार्ट नहीं है, कोई इसका फिजिकल एप्लीकेशन पार्ट नहीं है, ये न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, माले कोई ऐसा एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं आएगा, निश्चिंत रहो उसमें आप। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर मैं फिर बोल दूं, यहाँ पर आप लोगों ने कहा ज्यादा वैल्यू है और यहाँ पर इसकी वैल्यू कम है, तो ये एक फिजिकल मतलब होता है। एक्चुअली क्या होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन बहुत तेजी से बदलेगा, बहुत फास्ट बदलेगा। कैसे, टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले, और जैसे ही आप टॉप पॉइंट को क्रॉस कर जाओगे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे मिल जाएगी। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और अचानक से वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे हो गई, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपवर्ड एंड सडनली बिकम्स डाउनवर्ड। यानी आप ये कहोगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन बहुत तेजी से चेंज हो गया है, बहुत क्विकली, बहुत कम टाइम के अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर गई, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा। इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो कुछ टाइम बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। हाँ जी सर, वो भी कह सकते हो, वो भी रीजन सही है। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है, यहाँ से थोड़े से एंगल से चेंज होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बहुत कम एंगल से चेंज करेगी, लेकिन टॉप पॉइंट से पहले वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एक बड़े एंगल से चेंज होगा। यानी कि वेलोसिटी जितनी क्विक, जितनी फास्ट चेंज करेगी अपने डायरेक्शन, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना कम होगा, और वेलोसिटी जितना धीरे धीरे अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ज्यादा होगा। क्विक टर्न, सडन टर्न, अचानक से मुड़ गए तो कम रेडियस ऑफ कर्वेचर है, धीरे धीरे मुड़ रहे हो, धीरे धीरे टर्न कर रहे हैं
तो बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सो जस्ट एक न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और इसका मतलब वैसा कोई एप्लीकेशन पार्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा न्यूटन लॉ के चैप्टर में मिलेगा, और प्लस इंजन जब आप बीटेक में एंटर करोगे तब मिलेगा, यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड पे तो नहीं मिलता। बीटेक में जब जाएंगे और फर्स्ट सेमेस्टर जब पढ़ोगे तो पहले सेमेस्टर में इसको यूज किया जाता है, तो वहां पर टीचर्स पढ़ाएंगे आपको, इसके बारे में बताएंगे और डिटेल में। तो हम लोग के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत मीनिंग पता होनी चाहिए। तो मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। क्या होगा रिजल्ट अगर हम प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का एग्जांपल लें? क्या लिखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर? अगर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट का एग्जांपल लें कि एक प्रोजेक्टाइल है, h हाइट से हमने उस बॉडी को और हॉरिजेंटली थ्रो किया, u स्पीड से हॉरिजेंटल थ्रो है, हॉरिजेंटल थ्रो। तो यहां पर इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट, और ये प्रोजेक्टाइल नीचे आ जाएगा। तो क्या लिखोगे अगर कोई कहे कि व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ए? क्या लिखना चाहिए मुझे? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट कितना है? यहाँ पर सिर्फ यही क्वेश्चन है कि पॉइंट ए पर कितना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सुन करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हाँ ठीक है, आपको सिर्फ ये करना है, एट ए निकालना है ना, तो जहां पर जिस पॉइंट पर निकालना है तुम्हें, जिस पॉइंट पर, आप उसी पॉइंट पर एक लाइन बनाओ जो वेलोसिटी के पैरेलल हो, और उसी पॉइंट पर एक लाइन बनाओ जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ए पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये पैरेलल टू वेलोसिटी हो गई और ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो गया। अब ग्रेविटी को रिजॉल्व करो, तो क्या दिख रहा है आपको? ग्रेविटी का कंपोनेंट क्या होगा देखो करके, इस पॉइंट पर जी का कंपोनेंट करोगे तो किस तरफ आएगा वो? तो ये आप खुद देख सकते हो, 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ। तो जी का कंपोनेंट पैरेलल टू वेलोसिटी तो आएगा ही नहीं, जो भी है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। तो एट ए पॉइंट फिर वही बात हो गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन g हो गया, और जो भी मेरे लिए नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, जो भी मेरा नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, उसको उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी यानी कि u, उसका स्क्वायर और डिवाइडेड बाय r कर देंगे, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट ए पर है। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है आपको, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। इस पॉइंट के अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कोई भी यूज नहीं करना है हमें, इतने से मेरा काम आराम से चल जाएगा। न्यूमेरिक क्वेश्चंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सब क्वेश्चंस हैं। तो हमें आइडिया होना चाहिए भाई पहले से कि किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है ये, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हो गया। सिर्फ मतलब एक तरीके से ये कंपोनेंट्स वाला कंसेप्ट चेक हो रहा है आपका कि एक वेक्टर के कंपोनेंट्स आप कैसे करते हो, ये वो कंसेप्ट है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है, और इसमें कोई यूज नहीं करना है आपको यहाँ पर इसके अलावा। क्लियर हो गया पॉइंट यार है? और बताएं, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछो अभी। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेकर के अगर आप क्लियर हो गए हो तो बताओ, अदरवाइज कोई कंफ्यूजन है तो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो थैंक यू जी। सर हाँ पूछो। सर आज वो हम लोग कल जो टेस्ट है उसमें ये आ रहा है? नहीं ये सब नहीं है। और सर रेन मैन प्रॉब्लम्स? वो भी नहीं है। जी सर। जितना पढ़ाया वही आएगा सर, जितना पढ़ाया ना सर वही आएगा। ठीक। ठीक है, तो चलो अभी इतना रखें, बाकी अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में रेडियस ऑफ कर्वेचर के कुछ प्रॉब्लम्स और कराएंगे, दो तीन क्वेश्चंस और कराएंगे, एंड देन रिलेटिव वेलोसिटी लेकर के होपफुली एक या दो लेक्चर में काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर ओवर करके न्यूटन लॉ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।